गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। सो मॉडर्न फिजिक्स के अभी तक हम दो क्लास डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और सेकंड क्लास में हमने एटम्स पे बेस्ड क्लास डिस्कस की थी। जो आज का हमारा सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस सेशन में हम न्यूक्लियस पे बेस्ड एस्टेड पीजीटी फिजिक्स के लास्ट 12 ईयर के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, यानी कि फ्रॉम 2011 टू 2023। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और इस क्लास को आपने मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। दीज आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन: रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इम्पैक्ट पैरामीटर, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और फाइनली रेडियो एक्टिविटी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन इज दिस: रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या बताया हुआ? फर्स्ट, इनमें से ना जो पॉइंट है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो 4 पॉइंट आपको गिवन है। चारों में से ना कौन से जो पॉइंट्स हैं वो है करेक्ट, वो आपके बताने हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना नेगेटिव होता है, क्या ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है? अगर हम ना रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में ये ना एक गोल्ड फॉयल है। जैसे ये क्या है? गोल्ड फॉयल। गोल्ड की क्या है? एक ना ये लेयर है, थिन लेयर है। अब इस पे क्या किया हुआ है? अल्फा पार्टिकल की ना बम्बार्डमेंट करवाई गई है। ये अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं सिंपली अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की क्या करवा रहे हैं? बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। अब देखना जरा, जो ये गोल्ड फॉयल है, अब क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, यहां पे अगर हम ना न्यूक्लियस को इमेजिन कर लें यहां पे, तब इसके बाद क्या होगा? वैसे आप सिंपली भी इसको ना ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, गोल्ड फॉयल को। चलो हम इसमें ना ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये ना न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया, तो जो यहां पे ना अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, तो क्या होगा यहां पे? जो अल्फा पार्टिकल है ना, मान लीजिए डिफरेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई जा रही है, तो जो जिसका ना न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन होएगा, वो तो अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन होएगा ना न्यूक्लियस के साथ। अब न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। एटम का सारा मास न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। तो जो हेड ऑन कोलिजन होगा, वो अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। उसके बाद अगर और आप रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से, ये इसको ना न्यूक्लियस को या फिर एटम को ना क्रॉस करके चला जाएगा। इसके बाद और अगर आप रिप्रेजेंट करो यहां पे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पे क्या करेंगे? बाउंस बैक हो जाएंगे अल्फा पार्टिकल। तो इस तरीके से ना ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखना जरा, इसके ना कंक्लूजन क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज को इंक्लूड करता है, और न्यूक्लियस का जो मोस्टली स्पेस है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। ये इसके कंक्लूजन है। अब देखना, पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन नहीं है। पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस।
ये क्या है, ये सेकंड ऑप्शन इसमें रहेगा ट्रू। जो एटम का सारा मास है और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहता है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेट रहेगा। थर्ड, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। न्यूक्लियस के बारे में हमको, सॉरी, न्यूट्रॉन के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, एक चार्जलेस पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल के ट्रेजेक्टरी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, वो हमने अभी देखा था, क्योंकि जो उसकी सेंट्रल कोर वो तो न्यूक्लियस है, और जो साइड में रेज पास कर रही है, जैसे देखो न्यूक्लियस के अराउंड जो रेज पास कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, जो एटम का स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या रहेगा, ट्रू। थर्ड रहेगा गलत और फर्स्ट भी रहेगा गलत। अब देखना जरा सेकंड और फोर्थ किसमें बताया हुआ है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट हमको बताना है। अब देखना जरा सेकंड और फोर्थ, यानी कि जो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है ना, इसमें बताया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। ये थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे में पीपीटी में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बस आप ये देख लेना। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दो ऑप्शन आया हुआ है, एक तो सेकंड वाला आया हुआ है, एक ना फोर्थ वाला आया हुआ है, और वही मैंने यहाँ पे ना टिक मार्क कर दिया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एटम का जो, सॉरी, न्यूक्लियस का जैसे हम ना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, वहां पे पहला ही जो हमारा डेरिवेशन है वो यही बनता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखना जरा इंपैक्ट पैरामीटर की बात करते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर और ना स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल यहाँ पे कौन सा था, जिस एंगल पे ना ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये एंगल जो आप कंसीडर करते हो थीटा। अब जब हम ना इंसिडेंट पार्टिकल का, यहां पे क्या है आपके पास ना न्यूक्लियस है, इंसिडेंट पार्टिकल का जो बेसिकली ना वेलोसिटी वेक्टर है, और ये देखना जरा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एटम के सेंट्रल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस तक कनेक्ट कर रही है। अब इंपैक्ट पैरामीटर कैसे डिफाइन करेंगे, जो इंसिडेंट पार्टिकल का ना वेलोसिटी वेक्टर है, अल्फा पार्टिकल का मान लीजिए जो वेलोसिटी वेक्टर है, उसका इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ना वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस, इसको अगर आप बी से रिप्रेजेंट करते हो, ये क्या कहलाता है, सिंपली इंपैक्ट पैरामीटर कहलाता है। ये वेलोसिटी वेक्टर का जो सेंटर लाइन है उससे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, इंपैक्ट पैरामीटर कहलाएगा। और इंपैक्ट पैरामीटर को हम ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू जेड। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं कोट थीटा डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड में यहां पे के आ जाएगा, यानी कि 1/4 पाई अब साइलेंट नोट, अब यहां पे भी लिख सकते हो 1/4 पाई अब साइलेंट नोट। और इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर। कुछ इस तरीके से ना इंपैक्ट पैरामीटर को अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इंपैक्ट पैरामीटर जो स्कैटरिंग एंगल थीटा होता है ना, स्कैटरिंग एंगल थीटा, जैसे मान लीजिए यहां से एक रेज है वो कुछ इस तरीके से गई है, तो ये हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया हुआ है, तो इसके ना कोट थीटा डिवाइडेड बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये इंपैक्ट पैरामीटर स्कैटरिंग एंगल के जो कोट फंक्शन है स्कैटरिंग एंगल का हाफ, वो आपको कंसीडर करना है, कोट थीटा डिवाइडेड बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर वॉल्यूम की, आपको ना एटॉमिक वॉल्यूम से ना रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखना जरा, अगर हम ना यहां पे हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, और यहां पे अगर हम डिस्कस करें एटम को, न्यूक्लियर वॉल्यूम की ना एटॉमिक वॉल्यूम से रेशियो फाइंड आउट करनी है। अगर आप ना न्यूक्लियर रेडियस की बात करते हो, न्यूक्लियर की जो रेडियस है वो कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एग्जिस्ट करती है,
10⁻⁻में 15। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो रहेगा 10⁻10 मीटर के अंदर ये डिस्टेंस है दोनों। और अगर आप ना न्यूक्लियस को ना परफेक्ट स्फीयर मान लो, मान लीजिए ये कि ना परफेक्ट स्फीयर है, और ऐसे ही एटम को भी आप ना परफेक्ट स्फीयर मान लीजिए। अब न्यूक्लियस के अगर हम ना वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर हम ना न्यूक्लियस के ना वॉल्यूम की बात करें, मान लीजिए इसकी रेडियस है, उसको हमने ना R1 से एक्सप्रेस कर दिया, और इसकी रेडियस को हमने ना R2 से एक्सप्रेस कर दिया। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम रहेगा, मान लीजिए Vn से एक्सप्रेस करोगे तो वो क्या रहेगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब जो इसकी रेडियस है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁻⁻15, यानी कि ये ना प्रोपोर्शनल रहेगा R1 के क्यूब के। और फर्दर अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी में ही रिप्रेजेंट करते हो, 10⁻⁻15 का क्यूब प्रोपोर्शनल टू 10⁻⁻45। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये ना न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम एटम के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करें, वॉल्यूम ऑफ द एटम, तो वो क्या रहेगा, 4/3 पाई, और ये बनेगा R2 का क्यूब। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 10⁻⁻10 के क्यूब के, यानी कि प्रोपोर्शनल टू 10⁻⁻30। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, न्यूक्लियर वॉल्यूम की एटॉमिक वॉल्यूम से ना रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा, न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें आपको ना 10⁻⁻45 कंसीडर करना पड़ेगा, और यहां पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा 10⁻⁻30। तो ये बनेगा 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 यानी कि 1/10⁻15, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमने रेडियस की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, न्यूक्लियर रेडियस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इतना होता है, और ऐसे ही एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। न्यूक्लियस की रेडियस छोटी हो जाएगी ना एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में। न्यूक्लियाई हैविंग देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी की हमेशा रेशो 1:1 रहेगी। फॉर ऑल न्यूक्लियाई द न्यूक्लियर डेंसिटी is approximately of the order of 10⁻17 kilogram per cubic meter. So it will remain same, it will remain approximately same फॉर ऑल न्यूक्लियाई। सो इस तरीके से ये ना मास नंबर पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना न्यूक्लियर डेंसिटी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। न्यूक्लियर डेंसिटी अगर आप ना दो डिफरेंट मास नंबर या दो डिफरेंट एटॉमिक नंबर के केस में डिस्कस करोगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियस हैं ये न्यूक्लियाई हैं उनके लिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा, 10⁻17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। दो स्फेरिकल न्यूक्लियस है, उनके मास नंबर आपको दे रखा है इस बार। मास नंबर को, पहले मास नंबर को मान लीजिए A1 से एक्सप्रेस कर देते हैं, वो कितना रहेगा 216, और जो दूसरे के लिए मास नंबर है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 64। रेशियो ऑफ द रेडाई RA एंड RB, सिंपल आप यहां पे ना मास नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मास नंबर फॉर A
और ये रहेगा मास नंबर फॉर बी। अब आपको ना रेडियस की रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेडियस ऑफ ए रेशियो रेडियस ऑफ बी, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। आपको ना मास नंबर की रेशियो दे दिया, रेडियस की आपको रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताइए कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एज रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पावर 1/3। ये क्या है कि इसका ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। जो रेडियस है ना वो एटॉमिक नंबर के, सॉरी मास नंबर के क्या रहती है, 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। आर इज इक्वल टू, यहां पे आर नोट ए रेस टू पावर 1/3। अब आर नोट का क्या मतलब है, यहां पे एम्पिरिकल कांस्टेंट है। आर नोट क्या है, एम्पिरिकल कांस्टेंट, एम्पिरिकल कांस्टेंट। सो आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, जो इनके मास नंबर है ना, मास नंबर कैपिटल ए का डिवाइडेड बाय कैपिटल ए बी का, इसकी पावर आपको क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, 1/3 स्टिल इज इक्वल टू। अब जो ए न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 216, और बी न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, सॉरी मास नंबर 64, और इनकी पावर आपने कंसीडर करनी है 1/3 स्टिल इज इक्वल टू। और फाइनली 216 को आप क्या लिख सकते हो, 6 का क्यूब और उसकी पावर 1/3, तो ये बनेगा 6। 64 को क्या लिख सकते हो आप ना, 4 का क्यूब और उसकी पावर 1/3, तो ये बनेगा 4। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ, आर ए रेशो आर बी इज इक्वल टू 3:2। 3:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 3/2 भी लिख सकते हो। अगर आप उनकी ना आर ए डिवाइडेड बाय आर बी लिखते हो तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 3/2। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या आंसर आएगा इसका, बैकवेल। वन बैकवेल इज इक्वल टू वन रेडियो एक्टिव डीके डिवाइडेड बाय इन 1 सेकेंड। तो ये क्या रहेगी इसकी, बैकवेल क्या रहेगी इसकी, ऐसा यूनिट रहेगी रेडियो एक्टिविटी की। यहां से जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ना रेडियो एक्टिविटी के स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने ना न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहां से हमारे पास रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज इनिशियल नंबर ऑफ एटम ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ। इनिशियल नंबर ऑफ एटम को आप ना एन नोट से एक्सप्रेस करते हो। एन नोट की वैल्यू एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या वैल्यू दे रखी है आपको, 9.6 इंटू 10⁻26। हाफ लाइफ की भी वैल्यू दे रखी है आपको। हाफ लाइफ को अपना कैपिटल टी से एक्सप्रेस करते हो 1/2 लिख के साथ में। हाफ लाइफ कितनी आपके पास, 100 डेज है। रेडियो एक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ दे रखी है। नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग अनडिकेड आफ्टर 500 डेज। नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने आपको, और जो आपको ना टाइम पीरियड दे रखा है स्मॉल टी से आप उसको एक्सप्रेस कर देते हो, वो कितना आपके पास 500 डेज। 500 डेज के बाद जो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ नंबर ऑफ एटम अनडिकेड टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, कैसे एक्सप्रेस करते हो, 1/2
और इसकी टोटल पावर क्या करोगे, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। कुछ इस तरीके से आप ना एक्सप्रेस कर देते हो। ये क्या है आपके पास, डीके इक्वेशन है। क्या है ये आपके पास, डीके इक्वेशन है। यहां पे मैं एन लिख देता हूं, ये ना टी टाइम बाद जो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम है उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एन की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट है, एन नोट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर, इसको अपना स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हो, और स्मॉल एन की वैल्यू वही रहेगी, क्या वैल्यू रहेगी, उसका जो टाइम है उसको ना हाफ लाइफ से जब आप डिवाइड कर देते हो, हाफ लाइफ से डिवाइड कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम अनडिकेड इज इक्वल टू, अब देखना जरा, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 9.6 10 रेज़ टू पावर 26, 9.6 10 रेज़ टू पावर 26 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये रहेगा स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। स्मॉल टी की वैल्यू आपको 500 दे रखी है, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है 500, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 100, स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर आप कैसे लिखोगे 9.6 इंटू 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास रहेगा 2 रेज़ टू पावर 5, क्या रहेगा आपके पास ये 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 को आप ना कैसे लिख सकते हो 32, 2 रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 32, स्टिल इज इक्वल टू, और फाइनली आपके पास है ना क्या आंसर आएगा 32 से अगर आप अपना न्यूमिरेटर को कैंसिल करते हो तो ये 3 पे चला जाएगा, 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 26 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25, तो ये आपके पास है ना 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 25, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। इस तरीके से आप ये वैल्यू ना सोल्व कर सकते हो। जो नंबर ऑफ डिकेड एटम है, अनडिकेड एटम, जो टाइम, अनडिकेड एटम का मतलब है जो बचे हुए एटम है आफ्टर ए फाइनाइट टाइम, यानी कि टाइम टी, और वो टाइम कितना दे रखा था आपको 500 डेज दे रखे थे। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स। हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी गिवन आपको 10 ईयर्स गिवन है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर 7 ग्राम, कितने ईयर्स के बाद, मान लीजिए उसको आप टी से एक्सप्रेस कर देते हो, वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 ग्राम विल बी डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द 8 ग्राम। इनिशियल नंबर ऑफ एटम को अगर आप एक्सप्रेस करते हो ना यहां पे, इनिशियल एटम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स एन नोट से अगर आप एक्सप्रेस कर देते हो, वो वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8 ग्राम दे रखी है। अब देखना जरा 7 ग्राम विल बी डिसइंटीग्रेटेड, यहां पे हम लिखेंगे डिस इंटीग्रेटेड एटम्स, डिसइंटीग्रेट कितने हो गए, हाउ मेनी ईयर्स 7 ग्राम विल बी डिसइंटीग्रेटेड, कितने ग्राम डिसइंटीग्रेटेड हो गए 7 ग्राम। अब हमको लिखना है रिमेनिंग एटम्स, क्योंकि ना जो रिमेनिंग आइटम होते हैं ना वो आफ्टर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, 8 ग्राम में से ना 7 ग्राम डिसइंटीग्रेटेड हो गए तो रिमेनिंग आइटम कितने बन जाएंगे 1 ग्राम। क्यों, जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना वो पेंडिंग एटम्स के फॉर्म में होती है। हाफ लाइफ की वैल्यू आपको दे रखी है, टाइम की वैल्यू जस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। नाउ अब आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, एन जो टी टाइम बाद लेफ्ट है तो ये बन जाएगा एन नोट डिवाइड में 2 रेज़ टू पावर n, और n की वैल्यू क्या रहेगी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। रिमेनिंग एटम्स, रिमेनिंग एटम की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू एन नोट हाफ लाइफ,
हाफ लाइफ ऑफ ए पीरियड आफ्टर हाउ मेनी ईयर 7 ग्राम विल बी डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द 8 ग्राम। ठीक है, एन नोट की वैल्यू आपको दे रखी है 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 raised to power n। एन की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, टी स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इसका मतलब 8 को अपने डिवाइड में लेके आ जाओ, 1/8 इज इक्वल टू 1/2, और इसकी टोटल पावर को कैसे एक्सप्रेस करोगे, स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। स्मॉल टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, और जो कैपिटल टी की वैल्यू है वो आप यहां पे ना यूटिलाइज कर सकते हो, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 ईयर्स दे रखी है। 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 का क्यूब। 1/2 का जब आप इसको ना क्यूब लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, t/10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, जो 2 की यहां पे ना पावर बनती है वो आ जाएगी आपके पास 3। इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 ईयर्स। कितना टाइम आ जाएगा, 30 ईयर्स। 30 साल के बाद 1 ग्राम एटम पेंडिंग रह जाएंगे 8 ग्राम में से, यानी कि डिसइंटीग्रेट कितने हो जाएंगे, 7 ग्राम। और वो किस वजह से डिसइंटीग्रेट होंगे, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट वन इज, एक रेडियो एक्टिव ना न्यूक्लियस है, दो डिफरेंट प्रोसेस से उसका ना डिसइंटीग्रेशन हुआ। मान लीजिए वो प्रोसेस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे एक प्रोसेस हो सकता है अल्फा डी के, दूसरा प्रोसेस हो सकता है बीटा डी के। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज T1। हाफ लाइफ, एक मिनट, हम ऐसे लिखते हैं ना यहां पे, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, या फिर डीके लिख सकते हो, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डीके। और यहां पे क्या लिखोगे, सेकंड प्रोसेस ऑफ डीके। अब फर्स्ट प्रोसेस में अगर आप ना हाफ लाइफ की बात करते हो, फर्स्ट प्रोसेस में आपको जो हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, T1 दे रखी है। ऐसे ही सेकंड में यहां पे जब आप ना हाफ लाइफ लिखोगे तो यहां पे आपको हाफ लाइफ दे रखी है T2, एंड दैट फॉर द सेकंड प्रोसेस इज T2। इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज, इफेक्टिव हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा, इफेक्टिव हाफ लाइफ को कैसे आप फाइंड आउट करते हो। अगर हम यहां पे ना डीके कांस्टेंट को डिस्कस करें, दोनों के लिए ना डीके कांस्टेंट, क्या लिखेंगे हम यहां पे, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट को आप ना लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हो। मान लीजिए इसके लिए ना डीके कांस्टेंट को अपना लैम्बडा 1 से एक्सप्रेस करते हो। डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, वो बन जाएगी T1। और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय T1। और यहां पे जो आप ना डीके कांस्टेंट को लिखोगे, डीके कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए यहां पे डीके कांस्टेंट है λ2 इज इक्वल टू, डीके कांस्टेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, लॉगरिथम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय T2। क्योंकि यहां पे जो हाफ लाइफ है, या यहां पे हम ना स्टार्टिंग में कैपिटल टी ही लिख देते हैं जो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे भी कैपिटल टी, तो ये आपके पास ओवरऑल बन जाएगा 0.693 डिवाइड में, यहां पे हाफ लाइफ क्या है, T2 है। इस तरीके से हमने डीके कांस्टेंट की वैल्यू को लिख लिया। नाउ फॉर टू पैरेलल डीके प्रोसेस, द इफेक्टिव
इफेक्टिव डीके कांस्टेंट, अगर आपको ना इफेक्टिव डीके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या रहेगा, सम ऑफ द टू डीके कांस्टेंट किसके इक्वल रहेगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अगर एक ही स्पेसिमेन के ना दो डिफरेंट प्रोसेस से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, रेडियो एक्टिवली वो डीके हो रहा है दो डिफरेंट प्रोसेस से, मान लीजिए एक प्रोसेस अल्फा डीके है, दूसरा प्रोसेस बीटा डीके है, तो इफेक्टिव जो डीके कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों प्रोसेस का जो डीके कांस्टेंट होगा उसको आपको ऐड कर देना है। जो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या थी 0.693 डिवाइडेड बाय, कैसे लिखोगे 0.693 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 0.693 डिवाइडेड बाय T2। और इफेक्टिव डीके कांस्टेंट को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, 0.693 डिवाइडेड बाय, यहां पे मान लीजिए आपने उसको स्मॉल टी से एक्सप्रेस कर दिया, अब न्यूमिरेटर तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/t इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय T2। देखना फाइनली इन्होंने ना इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस उसको कैपिटल टी से एक्सप्रेस किया है, यहां पे आपको ना कैपिटल टी सिंबल यूज करना पड़ेगा, कैपिटल टी। सो ओवरऑल जब आप इसको ना लिखोगे यहां पे, इसका मतलब है जो कैपिटल टी है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपली T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। आप इसको फर्दर ना एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हो ना, T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। सो इफेक्टिव जो डीके कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपके पास, आपने ये ट्राई करना है, आपको ना T1 की वैल्यू दे रखी है और आपको T2 की वैल्यू दे रखी है। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी जो एवरेज लाइफ है डीके के लिए वो 620 ईयर्स है, अल्फा डीके के लिए यहां पे आएगा फॉर अल्फा डीके, ये लिखा हुआ है अल्फा डीके, और यहां पे लिखा हुआ बीटा डीके। एवरेज लाइफ दे रखी है फॉर दिस स्पेसिमेन द हाफ लाइफ इन ईयर इज नियरली, एवरेज लाइफ फॉर अल्फा डीके, एवरेज लाइफ फॉर अल्फा डीके इज इक्वल टू। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जो एवरेज लाइफ होती है ना, एवरेज लाइफ को आप ना मीन लाइफ भी बोलते हो, और ये ना उसकी हाफ लाइफ से अलग होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन एवरेज लाइफ और जो हाफ लाइफ होती है उनके बीच में ना डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल रेशियो का डिफरेंस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात का आपने ध्यान रखना है। एवरेज लाइफ मीन लाइफ फॉर अल्फा डीके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा डी के लिए 1620 ईयर्स, एंड एवरेज लाइफ या मीन लाइफ फॉर बीटा डी के, बीटा डी के लिए वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास 520 ईयर्स। फॉर दिस स्पेसिमेन हाफ लाइफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज half life is directly proportional to the average life, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मीन लाइफ भी बोल सकते हो फॉर दिस स्पेसिमेन। तो जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को मान लीजिए T1/2 से एक्सप्रेस करोगे, उसकी वैल्यू को इज इक्वल टू, मान लीजिए ये जो पहली वैल्यू है ना इसको हमने ना रिप्रेजेंट किया हुआ है T1 से, और दूसरी वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है T2 से। अभी हमने जो डिराइव किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में T1 T2 डिवाइडेड बाय
T1 प्लस T2, ये किया था ना यहाँ पे T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। और एवरेज लाइफ का देके आपको ना हाफ लाइफ का पूछ रखा है। अब एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में एक रेशियो का डिफरेंस होता है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन उनको लिख सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना, आपने वो फॉर्मूला चेक कर देना। शायद ऐसे कुछ होता है कि जो एवरेज लाइफ होती है ना वो ना 1.4 या 1.2 टाइम्स होती है किसका, हाफ लाइफ का। अब एक बार ना क्रॉस चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है। अब देखना जरा, स्टिल इज इक्वल टू T1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1620, मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 520 से, डिवाइड में 1620 प्लस 520, स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर जब आप इसकी ना वैल्यू फाइंड आउट करते हो 1620 मल्टीप्लाई विद 52, जीरो मैंने डेनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। डेनोमिनेटर में आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 को जब 2 में ऐड करोगे, 16 में जब 5 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 214। तो जब आप इसको ना अप्रोक्सीमेटली सोल्व करते हो तो आपके पास ये आंसर आता है 273 ईयर्स, क्योंकि जो आपको आंसर फाइंड आउट करना है ना वो ईयर्स में फाइंड आउट करना है। 273 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप इसको वैसे कैंसिल करके भी देख सकते हो, आप इसको ना सोल्व करके देख लेना। 2 पे तो ये इजीली कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे क्लास को, है ना। रेडियो एक्टिविटी एक सैंपल के लिए लिखी हुई है। रेडियो एक्टिविटी, या हम इसको ना एक्टिविटी शब्द से भी रिप्लेस कर सकते हैं, एक्टिविटी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक्टिविटी का ना एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जो हाफ लाइफ पे या टाइम पे डिपेंड करता है। एक सैंपल की ना T1 टाइम पे जो एक्टिविटी है वो क्या है, R1 है। एक्टिविटी शब्द लिख सकते हो आप यहां पे, एक्टिविटी एट टाइम T1 इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, R1 से, एंड एक्टिविटी एट टाइम T2 इसको रिप्रेजेंट किया हुआ R2 से। हाफ लाइफ ऑफ सैंपल, सैंपल की अगर आप ना हाफ लाइफ की बात करते हो वो वैल्यू आपको दे रखी है कैपिटल T। देन इन टाइम T2 माइनस T1 द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम इज प्रोपोर्शनल टू, जो नंबर ऑफ एटम डिके हो जाएंगे ना वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि आपको ना डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितने टाइम में, T2 माइनस T1 टाइम में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो नंबर ऑफ एटम डिके हो जाएंगे। अब देखना जरा, ये दो आपको ना एक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, रेडियो एक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड number of decaying atom is proportional to, relation between activity and undecayed atom, undecaying atoms is given by, क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है एक्टिविटी को, क्योंकि यहां पे इन्होंने R1 से एक्सप्रेस किया हो ना, आप ऐसे लिख सकते हो पहले तो A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स नंबर ऑफ अनडिकेड एटम इज इक्वल टू एक्टिविटी को इन्होंने ना R से लिखा हुआ है इन गिवन क्वेश्चन। फिलहाल इसको यहीं तक लिखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
अब देखना जरा, डीकेइंग एटम कितने हो जाएंगे, डेल्टा एन। अब मान लीजिए उन एटम को आप ना N2 माइनस N1 से रिप्रेजेंट करते हो। अब N1 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम अनडिकेड आफ्टर टाइम T1, और N2 नंबर ऑफ एटम अनडिकेड आफ्टर टाइम T2। तो उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ अनडिकेड एटम की वैल्यू कितनी बच जाएगी, N2 माइनस N1, है ना। नाउ नाउ आफ्टर टाइम T1 टाइम के बाद आप ना क्या लिख सकते हो, बताना शाबाश। एक्टिविटी को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, R1 से, इज इक्वल टू लैम्डा, डी के कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, और यहां पे आप लिख सकते हो N1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगेन आफ्टर टाइम T2 टाइम के बाद आप ना क्या वैल्यू लिख सकते हो इसकी, वो आप लिखोगे R2 इज इक्वल टू, ये बनेगा लैम्डा इंटू में N2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सो डेल्टा एन इज इक्वल टू, जो हमने यहां पे डेल्टा एन रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, N2 माइनस N1। जो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम है ना T1 और T2 टाइम इंटरवल के बीच में, उसकी वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 की वैल्यू आप यहां से इवेल्युएट करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है आपको पास, R2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, माइनस में N1 की वैल्यू इवेल्युएट करोगे R1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पे ना, डीके कांस्टेंट है, स्टिल इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा को अपना कॉमन ले लीजिए, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी R2 माइनस में R1। लैम्डा को भी आप ना हाफ लाइफ की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, और ये आपके पास बन जाएगा R2 माइनस में R1। फर्दर आप इसको अगर लिखना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एन इज इक्वल टू हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई, क्योंकि हाफ लाइफ तो टी है उसकी, ln2 की वैल्यू होती है 0.693, और यहां पे आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी R2 माइनस में R1। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ये आ जाएगा R2 माइनस R1 के, R2 माइनस में R1 के। अच्छा N1 माइनस N2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, अगर देखो तो N1 माइनस N2 इवेल्युएट करना हमने, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 इवेल्युएट करना है, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस लगा दो बस सिंपल, यहां पे माइनस लगा दो, यहां पे भी माइनस लगा दोगे, बस प्रोपोर्शनल में R1 माइनस R2 है, कहने का ये मतलब है, यहां से माइनस साइन हटा दो, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। और यहां पे जो हाफ लाइफ की अगर आप बात कर रहे हो ना, जो डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हो, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ऐसे ही लिख सकते हो ना, डीके कांस्टेंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ना हाफ लाइफ के। अब देखना जरा, तो
डिवाइड में तो टाइम नहीं आएगा, R1 माइनस R2, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई टाइम, प्रोपोर्शनल टू यहां पे टाइम भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये सेकंड ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट, R1 माइनस R2 इंटू में टाइम। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अब देखना जरा, एक पार्टिकल का मास आपको गिवन है, क्या गिवन है, पार्टिकल का मास आपको गिवन है, मास कितना पार्टिकल का 1.6 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, और उसके लिए ना हाफ लाइफ की वैल्यू आपको दे रखी है, हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए टी 1/2 से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो वो कितनी है 6.93 सेकेंड, या डायरेक्ट कैपिटल टी 1/2 से एक्सप्रेस कर दीजिए। एंड बीम ऑफ सच पार्टिकल इज ट्रेवल विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल की, एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको ना अपना जूल में कन्वर्ट कर लो तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻⁻²। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने अमाउंट ऑफ जूल होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपने ये एनर्जी ना जूल में कन्वर्ट कर ली, इसका मतलब है सिंगल पार्टिकल की जो एनर्जी है, अगर आप इसको ना फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हो 5 को जब आप ना 16 से करते हो, बताना शाबाश, जैसे 16 5 होता आपके पास 80, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻21 जूल, ये आपके पास एक पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विच विल डिके व्हेन द बीम ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और इस बीम ने ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, उस डिस्टेंस को अगर आप ना डी से एक्सप्रेस कर देते हो वो कितना है 1 मीटर। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विच विल डिके व्हेन द बीम ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब देखना जरा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विच विल रिमेन अनडिके, विच विल डिके व्हेन द बीम ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। द नंबर ऑफ डिकेड एटम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ डिकेड एटम का ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये आपने ध्यान रखना है, 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल माइनस में लैम्बडा टी, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब हमने सिर्फ ना ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है, ई रेस टू पावर माइनस में लैम्बडा इंटू टी, ई रेस टू पावर माइनस में लैम्बडा इंटू टी, ये वैल्यू हमको इवेल्युएट करनी है। अब देखना जरा, टाइम, टाइम का यहां पे क्या मतलब है, लैम्बडा, लैम्बडा को हाफ लाइफ से फाइंड आउट कर लेंगे। स्मॉल टी का क्या मतलब है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको ना वो टाइम लगा। नाउ अच्छा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ सबसे पहले हम ना डीके कांस्टेंट को इवेल्युएट कर लेते हैं। किसको इवेल्युएट करोगे, डीके कांस्टेंट को, यानी कि लैम्बडा को। अब लैम्बडा का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, स्टिल इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम 2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी दे रखी है 6.93 सेकेंड, 6.93 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास आएगी, अगर आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो 693 10⁻³ डिवाइडेड बाय
693 इंटू 10⁻⁻²। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10⁻, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, स्टिल इज इक्वल टू 10⁻⁻1 पर सेकंड। ये वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास लैम्डा की, यानी कि डीके कांस्टेंट की। अब हमको फाइंड आउट करना स्मॉल टी। फॉर स्मॉल टी वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v की वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब वो वैल्यू कहां से करोगे, जो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी सिंगल पार्टिकल की आपको दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻21। नाउ एज जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू है, 8 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻21 जूल। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8 इंटू 10⁻⁻21 को डिवाइडेड बाय मास। पार्टिकल कौन सा है, पार्टिकल का मास आपको दे रखा है 1.6 10⁻⁻26, 1.6 इंटू 10⁻⁻26 स्टिल इज इक्वल टू। तो जब आप इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करोगे, अब देखना जरा 8 2 सा 16 होता है और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻20 बन जाएगा और 10⁻, ये बनेगा 10⁻, न्यूमिरेटर में जाके ये वैल्यू आपको मिलती है 10⁻6 और ये बन जाएगा आपके पास 10⁻³ पर सेकंड। क्या वैल्यू बनेगी, 10⁻³ पर, सॉरी 10⁻³ और वेलोसिटी या तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी, 10⁻³ 1000 आ जाएगी वेलोसिटी। अब देखना जरा, नाउ यूजिंग लैम्डा। अच्छा, अभी तो हमने ना सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट किया है। नाउ टाइम इज इक्वल टू, टाइम को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो बताना, शाबाश। इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी स्टिल इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बताना, शाबाश। डिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहां पे देखना जरा ध्यान से। ट्रेवलिंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल द फ्रैक्शन, ये दिया हुआ 1 मीटर का डिस्टेंस गिवन है। कितना गिवन है, 1 मीटर का डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस की वैल्यू है 1 मीटर, वेलोसिटी की वैल्यू है 10⁻³ इज इक्वल टू, ये बनेगा 10⁻⁻3। इतनी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू को आगा अब हम यूज करेंगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड टी इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम है उसकी वैल्यू क्या थी, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस में लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 माइनस में ई रेस टू पावर माइनस में लैम्डा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0.1 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/10 यानी कि 0.1। इसको आप ना मल्टीप्लाई कर दो टाइम की वैल्यू से,
-3 यानी कि 0.001। और फर्दर जब आप इसको लिखोगे, फर्दर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस में ई रेस टू पावर माइनस में ये वैल्यू आपके पास आती है 0.0001, ये वैल्यू आती है। अब इसको आप ना कैसे इवेल्युएट करोगे बताना शाबाश, कैसे आप इसको ना इवेल्युएट करते हो। 0.0001। अब ई रेस टू पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। उस वे में हम इसको ना एक्सपेंड करेंगे। तो एन की वैल्यू को आप कैसे लिखोगे, और एक्स की वैल्यू अगर स्मॉल हो तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस एक्स। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव में है 0.0001। तो कैंसिल हो गया, आपके पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है 0.0001। यहां पे आप ना इसका रीजन लिख सकते हो, ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस या फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर मोड एक्स मच लेस देन 1। ये कंसेप्ट हमने यहां पे ना यूज किया हुआ है। यहां पे 1 माइनस एक्स बन जाएगा ना, तो फाइनली 0.0001 यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप इसको ना इवेल्युएट कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। बताइए शाबाश, बताइए एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, या फिर हम इसको क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, या फिर हु गिव द लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल। बताना शाबाश। होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, आपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ठीक है, इसका जवाब आपने कहां देना है, कमेंट सेक्शन में आपने इसका जवाब देना है। डैश एटॉमिक मॉडल के नाम से बताना क्या नाम लिखते हैं हम भी एटॉमिक मॉडल स्टडी कर रहे हैं, इजी है। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, फिर है नील्स बोहर, फिर है ऑर्न्स्ट रदरफोर्ड, फिर है विलियम क्रोक्स। इसमें से आपने बताना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ना फॉल्स है, यानी कि इनकरेक्ट है, वो बताना है। एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये तो ट्रू है। एटम का कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ना जितना ना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज है, उतना ही सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। टोटल एटम के चार्ज के लिए आपको ना न्यूक्लियस का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ये गलत है। क्यों, एटम की जब कंपोजिशन की हम बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो एटम को डिसइंटीग्रेट भी तो किया जा सकता है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये ट्रू है। अभी हमने रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस किया था। जो एटम का सारा मास है और सारा का सारा जो उसका ना पॉजिटिव चार्ज है, वो ना न्यूक्लियस में कंसंट्रेट रहता है। अप्रोक्सीमेटली 99.99% ऑफ द मास ऑफ द एंटायर एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ऑल द एटम आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट, ये गलत है। रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं वो उनकी ग्राउंड स्टेट में। बेसिक स्टेट का क्या मतलब होता है, ग्राउंड स्टेट। रेडियो एक्टिव भी तो हो सकते हैं। अब देख लो जरा कौन कौन सा ट्रू है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट है इनकरेक्ट बतानी है, तो ए और डी इनकरेक्ट है। ए और डी क्या है, इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज द, कई बार हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे बी और डी को भी टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बी और डी गलत है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट तो यहाँ पे बी और डी है ना, बी और डी, यानी ये थर्ड ऑप्शन ये वाला आएगा। और अगर इसमें से करेक्ट पूछ लेते तो करेक्ट वाला तो वैसे ऑप्शन दे ही नहीं रखा इन्होंने, तो इनकरेक्ट ही बताने थे। तो इनकरेक्ट क्या है, बी और डी है। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट हैपन व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम एन ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन आयन, अब देखना जरा, मान लीजिए अगर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से अगर ना पॉजिटिव आयन बनता है,
पॉजिटिव आयन का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन का ना लॉस हो जाएगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन ये ना रिमूव कर देगा। और ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेट में कब जाएगा बताओ, शाबाश। अगर ये ना नेगेटिव स्टेट में चला गया, बताओ फिर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ना ये गेन कर लेगा। तो हमको ना यहां पे लिखना पड़ेगा, इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ना ऐड कर देते हो, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे तो ये ना ऑक्सीजन नेगेटिव विद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखना जरा करेक्ट ऑप्शन बताने इसमें से, एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन है एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास है वो तो ना एक तो प्रोटॉन के मास पे प्लस न्यूट्रॉन के मास पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास डिक्रीज करेगा, ये गलत है। दूसरे पे आओ, न्यूक्लियन नंबर इंक्रीज करेगा। अब जो न्यूक्लियन नंबर है ना, न्यूक्लियन नंबर किस पे डिपेंड करता है, सिंपली वो भी न्यूक्लियन के नंबर की बात कर रहे हो। न्यूक्लियन का क्या मतलब है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। अब देखना जरा, जो एटॉमिक नंबर है जेड, जेड जो इसका सी पॉइंट है जेड, जेड तो ना सेम रहेगा, बिकॉज जेड का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ये तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा ये। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सेम रहेगा, रिमेन सेम, तो ये तो ट्रू है। एक और चेक कर लेते हैं, इट्स मास नंबर इंक्रीजेस। अब मास नंबर यही तो था जो हमने एटॉमिक मास डिक्रीज किया ना, तो वो डिक्रीज होगा। तो नेवर डिक्रीज नेवर इंक्रीज रहेगा ए तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए और सी, ये तो गलत है। दूसरे में बी दे रखा है, डी में दे रखा है थर्ड ओनली, और फोर्थ में दे रखा है ओनली सी। तो ये जो फोर्थ में दे रखा है ओनली सी, ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। फोर्थ में क्या दे रखा है, ओनली सी, ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो जो आज का हमारा सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा और वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपने क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है, इस वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस के ही एक सेकंड पार्ट के साथ। उसमें हम बेसिकली अल्फा बीटा और गामा डीके के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके बेसिस पे, फिजन और फ्यूजन के बेसिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।